कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर ठोका दावा। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार किसानों की जमीनें करा रही खाली। किसानों की पुश्तैनी जमीनें हड़पने की वक्फ बोर्ड की साजिश बेनकाब। तेजस्वी सूर्या बोले, भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि शरिया से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटका के एक गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां की 1200 एकड़ जमीन यानी कि तकरीबन 2000 बीघा जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को नोटिस तक भेज दिया है। विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुक स्थित होनवाड़ा गांव के किसानों ने गुरुवार को इसकी शिकायत मंत्री एमवी पाटिल से की है। अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पूरा का पूरा मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार है, उल्टा किसानों का साथ देने की बजाय उनकी ही पुश्तैनी जमीनों को खाली कराने का नोटिस तक भेजाई है। दरअसल इन किसानों की शिकायत यह है कि ये उनकी जमीनें पुश्तैनी जमीनें हैं, पूरा का पूरा मालिकाना हक उनके पास है, लेकिन अचानक से वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया है। अब ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है और बकायदा बीजेपी का यह कहना है कि इसी वजह से मोदी सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड का जो अनियंत्रित शक्तियां हैं उसे कंट्रोल में करने के लिए अधिनियम जल्द से जल्द लागू करना चाह रही है और इसको लेकर के बकायदा बैठकें कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो किसानों को नोटिस भेजा गया है, किसान इसके पूरी तरीके से विरोध में नजर आ रहे हैं और बकायदा उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जल्द ही अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका बीजेपी ने राज्य सरकार पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई का समर्थन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रोत्साहन पर वक्फ बोर्ड अब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। यह तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम में बदलाव करना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या से भी कई सारे किसान इस गांव के मिलने के लिए पहुंचे और उनसे बकायदा शिकायत की। इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने न सिर्फ सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की मंशा और वक्फ बोर्ड की मंशा को लेकर के सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अपनी ये बात उठाई है। दरअसल बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने जिस तरीके से ये वैध दस्तावेजों के साथ उनकी 1500 एकड़ से अधिक पुश्तैनी कृषि भूमि पर वक्फ बोर्ड ने एक तरफा दावा किया है, जिससे इन किसानों की आजीविका और पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति के अधिकार अब खतरे में पड़ गए हैं। सुनिए और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा और वक्फ बोर्ड और कांग्रेस की मंशा को लेकर के सवाल उठाया। सुनिए तेजस्वी सूर्या का ये बयान। Today a delegation of farmers from Bijapura district met me and handed over voluminous documents concerning their properties, their farmlands, which now the Waqf is claiming to be its own. The farmers have been cultivating this land over 4 to 5 generations. Starting from 1920s, 1930s, whether it is in the Pahani, whether it is in the mutation register, and whether it is in all revenue records, the names of the farmers and their families are mentioned. However, over the last few months, the Waqf board in Karnataka has started claiming all of these lands to be their own. In just one village in Vijayapura Taluk, in Vijayapura district, in Kolhara Taluk, about 1,500 acres has been claimed by the Waqf board to be its own. And in all of Vijayapura district, the Waqf board today is claiming more than 15,000 acres as its own. And the Congress minister in Karnataka, Mr. Zamir Ahmed Khan, recently went on a tour of many districts in Karnataka. And he has instructed the deputy commissioners and the revenue authorities in these districts to register these claims of the Waqf board in the name, on all of these lands in the name of the Waqf board within 15 days. And thereafter,
without giving any notices, without giving any opportunity to be heard to any of the farmers. Thousands of acres of lands have now been registered in the name of the Waqf Board. And this is happening all across Karnataka. And in the mutation register, in the place of the farmers' names, right next to it, the names of the Waqf Board as Government of Karnataka Waqf Board is being registered and enumerated. This practically renders the land and its use by the farmers redundant, because the farmer cannot sell the land, he cannot, there will be problems with inheritation, problems with mutation. They can't go to any government department and take any subsidies, any loans. And this entire problem is a creation of the Waqf Act, wherein the Congress governments in both 1995 and 2013 gave unbridled powers to the Waqf Board to not only determine any land upon a summary inquiry to conclude that a particular land is its own, and to also adjudicate upon it through the Waqf Tribunal, whose decision is final and whose decision cannot be appealed, and also giving it powers of removal of encroachment under Section 54. A whole package. There is no legislation in any country in the world similar to the kind of powers that Waqf Board has been given in India. The Waqf Board has been given powers to decide whether a particular piece of land is its own, and upon coming to the conclusion that it can be, that it is its own land, upon its own satisfaction, it can issue a gazette notification, and or rather cause issuance of a gazette notification, upon which the mutation changes, upon which the pani changes, upon which the revenue records changes. And if there is any litigation that arises out of that claim, that litigation also has to come before its own tribunal, whose decision is final and non-appealable. And after such a decision is arrived, to remove the encroachment, the Waqf Board also has been given powers of removal of encroachment. I want to request all farmers of Karnataka, if Waqf Board is making such baseless claims about your land, my office is open to you 24/7. Please come with your documents. I will fight for you both inside of the court and outside of the court. And this very December, in the winter session of the Parliament, the Modi government is going to correct these blunders, these historical blunders in the Waqf Act, and put a full stop to the atrocity, the unilateral powers of encroachment that through statute the Waqf Board has been conferred upon. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस को आड़े हाथों घेरा है। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार गरीब फार्मर्स का लैंड छीन के अपने वोट बैंक को अपीस करने के लिए वक्फ को देने का प्रयास कर रही है। ये वही रणनीति है जो 2013-14 के अंदर जब कांग्रेस की यूपीए सरकार केंद्र के अंदर हुआ करती थी तो दिल्ली की 100 प्राइम प्रॉपर्टीज उन्होंने वक्फ को देने का फैसला करा था एक ऑर्डर के तहत अपने वोट बैंक को अपीस करने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ये चाहती है कि वक्फ के अंदर एक अमेंडमेंट हो जिससे ये जो लैंड माफिया के रूप में वक्फ काम कर रहा है इसको रोका जा सके। कांग्रेस की सरकार ने आज ये साबित कर दिया है कि कर्नाटका के अंदर वो फार्मर्स ऑफ कर्नाटका के साथ में नहीं है। इट इज नॉट विद द फार्मर्स ऑफ कर्नाटका, ओनली एंड ओनली व्हाट इट इज विद द वोट बैंक इन कर्नाटका। तभी 15 महीने में सिद्धरामैया जी की सरकार जब से आई है 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप इतनी तुष्टीकरण किस हद तक कर रहे हैं? क्या आपको फार्मर्स और किसानों का हित नहीं दिख रहा? इसको हम रोकेंगे
जैसे कि तेजस्वी सूर्या जी ने कहा कि हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, और ये बात सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए गरीबों की जमीन को हड़पती है और वक्फ को देती है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले पर न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला, बल्कि सिद्धरमैया सरकार के साथ साथ वक्फ बोर्ड पर भी निशाना साधा है। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। कर्नाटका में पहले 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी। उनके विधायक ने कहा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती, और अब कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए वक्फ को एक ग्रीन झंडी, एक खुला लाइसेंस दे दिया है। यही कांग्रेस करती है। तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए, वोट बैंक की नीति को अपनाते हुए किसानों की कोई परवाह नहीं करती। अब एक खबर सामने आई है कि कैसे हजारों एकड़, एक दो एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीन जो किसानों की है, जिसके कागज किसान के पास है, विजयपुरा में वो सारी की सारी जमीन वहां पर वहां के मंत्रियों के कहने पर वक्फ के नाम पे कर दी गई है। और इससे पहले ये सामने भी आई है बात कि कैसे वहां के जमीर अहमद मिनिस्टर, उन्होंने चेतावनी, एक प्रकार से आदेश दिया था वहां के लोकल प्रशासन को कि सारी जमीनें जो है वो वक्फ के नाम हो जानी चाहिए। अगर ये सच है तो इसमें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा किसान विरोधी कोई चेहरा हो ही नहीं सकता किसी सरकार का। और देखिए वक्फ ने कहां कहां जमीन नहीं हड़पी। वो तो ताजमहल भी हड़पना चाहते थे, अभी वो पार्लियामेंट भी हड़पना चाहते थे। वक्फ ने तो 1500 साल पुराना तमिलनाडु का पूरा गांव हड़प लिया। तो ये हड़पने की, कब्जा करने की जो मानसिकता है, इसको कांग्रेस ने संरक्षण दिया हुआ है। उनके 95 या 2013 के वक्फ कानून यही चीज करती, जहां रुमाल डाल दिया वो जमीन हमारी। तो जब इसमें संशोधन लाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो जेपीसी में तो गिलास उछाले जाते हैं, ओवैसी भाईजान और जाकिर नायक और पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं भड़काने के लिए। तो आज समझ में आ रहा है कि अनलिमिटेड पावर चाहिए था वक्फ के नाम पर किसानों की जमीन लूटने के लिए, और इसीलिए कांग्रेस वक्फ के संशोधन का पूरा विरोध करती है। आज समझ में आया, वो चाहती है कि देश के सारे किसानों की जमीन छीनकर वक्फ को दे दे। वक्फ के नाम पे जाएगा तो मतलब कि एक वोट बैंक को सारे किसानों की जमीन देना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने मंत्री को बताया है कि उन्हें नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड की है। किसानों का दावा है कि अधिकारी इस क्षेत्र को शाह अमीनुद्दीन दरगाह से जुड़ी मुसलमानों की मजहबी संस्था के रूप में नामित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नोटिस तहसीलदार के द्वारा भेजी गई है। उनमें पुराने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमीनें वक्फ बोर्ड की बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने महीने की शुरुआत में वक्फ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर के चर्चा की गई थी। इन चर्चाओं के बाद अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया और इसके तहत ये विवादास्पद नोटिस भेजा गया है। दरअसल हुनवाड़ा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील शंकरप्पा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि इस नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है, लेकिन यह दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं है, जबकि पीढ़ियों से हमारे परिवार इस जमीन के मालिक है। लगभग 41 किसानों को ये नोटिस मिले हैं, उनसे स्वामित्व का कागजात देने के लिए कहा गया है। अगर सरकार नोटिस वापस नहीं लेती तो हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये नोटिस 1974 के गजट की घोषणा पर आधारित है। विजयपुरा वक्फ बोर्ड के अधिकारी तबस्सुम ने कहा है कि भूमि को राज्य सरकार के द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था और इसे गजट में दर्ज किया गया था। हालांकि कुछ नोटिस गलती से किसानों को भेज दिए गए थे। अगर उनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही नोटिस मिलने के बाद किसानों की नींद हराम हो रखी है, वे तनाव में आ चुके हैं और अब उनके सामने जीवन यापन करने की समस्या भी खड़ी हो गई है और इसको देखते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दरअसल हुनवाड़ा के किसानों ने घोषणा की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा
के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने न्याय मिलने तक अपने संघर्ष जारी रखने की बात कही है और इसको लेकर के संकल्प भी लिया है। बढ़ते असंतोष को देखते हुए कर्नाटक के जिला प्रभारी मंत्री एमवी पाटिल ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया है कि वक्फ से संबंधित कोई भी निजी भूमि या संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसे ठीक करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने इस तरीके का दावा किया हो। अभी हाल ही में दिल्ली की जो संसद है उसकी आसपास की जमीनों के अलावा ताजमहल को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति बताई। इससे पहले सितंबर 2022 में तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के पूरे गांव और 1100 साल पुराने मंदिर पर भी दावा ठोक दिया था। इसी तरीके का मामला अप्रैल 2024 में हैदराबाद से सामने आया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने राजधानी के एक नामी 5 सितारा होटल मैरियट को भी अपनी जागीर बता दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके इस मंसूबों को धाराशाही कर दिया था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कैसे साल 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद इसका केंद्रीयकरण हुआ। वक्फ एक्ट 1954 वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव का काम करता था। इसके बाद इसमें कई बार संशोधन किया गया। साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा अधिकार दे दिए थे। अब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड तमाम जमीनों पर अपना दावा ठोकता हुआ दिखाई दे रहा है, कई सारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे मामले को लेकर के मोदी 3.0 की जो सरकार है वो वक्फ के अधिकारों को सीमित करने के लिए बकायदा एक नया जो संशोधन है वो इसमें करने जा रही है। हालांकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर के जेपीसी का गठन किया गया है और ये जेपीसी की टीम बकायदा मीटिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है ताकि इसमें जल्द से जल्द संशोधन किया जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।